हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड सोइल रिसोर्सेज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचुरली आपके आसपास में देखने को मिलते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, सोइल, एयर, वाटर, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो इसमें हम जो भी मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। उनके उनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट के जो वर्क है या फिर डेवलपमेंट में कैसे वो रोल प्ले करते हैं, उनको अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, कैसे अपन इनको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो ये भी अपन इसमें देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं बेटा, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी ही आप उस सेंटेंस का रियल मीन जो है वो समझ पाओगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, आपको उनकी मीनिंग पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके सामने नए हैं। जैसे सोइल, आपको पता है सोइल क्या होती है। सोइल होती है अर्थ के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। जैसे ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है बेटा, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट। क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। इसके नीचे जो लेयर आती है बेटा, उसको बोलते हैं मेंटल। ये जो सेकंड लेयर जो है बीच वाली, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल। ओके, और इनर मोस्ट जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, उसको बोलते हैं कोर। कोर। अभी अपन जब रॉक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका सारा डिटेल बताऊंगा कि कौन सी जो सरफेस है उसमें क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि जो क्रस्ट जो लेयर है, इसी से सॉइल बनती है। क्रस्ट लेयर से सॉइल बनती है, और कैसे बनती है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर की जो लेयर है उसी से। ओके, नेक्स्ट आपके सामने सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, जैसे कि कोई सॉइल है, इरोड होके कहीं और चली गई। इरोजन का मतलब होता है कटना, वहां से कट के कहीं और चली गई। बेटा ये सॉइल इरोजन जो है काफी तरीके से हो सकता है। एयर से हो सकता है और वाटर से हो सकता है। एयर वाटर से ये सॉइल इरोजन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बारिश आती है, बहुत तेज बारिश आ गई, तो आपके सामने अगर कोई खेत है या फिर आपके सामने कोई मिट्टी की कोई जमीन है, तो वो क्या होता है, कट के कहीं और चली जाती है, वहां पे गड्ढा हो जाता है। वो क्यों होता है? सॉइल इरोजन की वजह से होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, बहुत तेज आंधी आती है तो उसमें धूल भी होती है, मिट्टी भी होती है। वो मिट्टी कहीं ना कहीं से तो इरोड होके आई है, कहीं ना कहीं से तो वो हट के आई होती है। इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। ऊपर की जो लेयर, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, वो कहीं और चली जाना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसके बाद में होता है गली इरोजन। गली इरोजन देखो, जैसे सॉइल इरोजन का ही ये एक पार्ट है। कैसे? एग्जाम्पल से देखो, ऐसे कोई रिवर जा रही है, ऐसे कोई रिवर आ रही है, और रिवर क्या होता है बेटा, कभी भी ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं आती, वो ऐसे घूम घूम के आती है। ठीक है, उसमें कुछ कर्व्स होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये रिवर इधर से आ रही है, इसमें कभी जैसे बहुत ज़्यादा इसमें पानी आ गया। अब बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो ये पानी को ये क्या है, होल्ड नहीं कर पा रही है, इसके साथ में बह रहा है। अब इसमें होगा क्या, ये इधर से मान को चलो इसको काटना स्टार्ट किया, इधर वाला जो ये एरिया है, इसको इसने इसको काटना स्टार्ट किया, और काटते 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 इसने यहाँ पे जो है एक ऐसा बिल्कुल पतला सा एक एरिया बना लिया। इधर से तो जा ही रही है, ये इधर बीच में मिट्टी है, इधर से पतला सा एरिया बना लिया, और यहाँ से कट के ये वापस से इसी रिवर में आके मिल गई। तो इसने क्या बनाया बेटा, एक छोटी सी स्केप बनाया। गली जैसे जैसे होता है ना, गली में मेन रोड होती है और उसके पास में गली होती है ना, तो वैसे ही इसने एस्केप बनाया, वहां से निकल के दूसरी कोई मिट्टी काटते हुए, और आगे जाके वापस से उसी में मिल गई, या फिर कहीं और दूसरी साइड में निकल गई। इसको बोलते हैं गली इरोजन। ओके, रिवर जो होती यस है सर। या फिर वाटर जो होता है, अपने पाथ से डाइवर्ट होके कहीं और किसी और डायरेक्शन में जाता है, और उसकी वजह से वो अपना जो पाथ है उसको चेंज करता है। इसी को बोलते हैं गली इरोजन। इसके बाद में आता है नेट्स ऑन एरिया। ऑन ए सॉन है, नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास में इतनी जमीन है, ये पूरी लैंड है,
और ये पूरी लैंड जो है ये फर्टाइल है, मतलब आप इसमें उगा सकते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रॉप इसमें आप उगा सकते हो। लेकिन हुआ क्या, किसी कारण से आपने पूरे साल भर जो है इसका इतना एरिया, ओनली ये जो एरिया है इसको उगाया, बाकी एरिया को आपने खाली छोड़ दिया। हो सकता है कि पानी नहीं हो, या हो सकता है कि कोई आपको वो ज़मीन किसी और यूज में चाहिए। तो ये जो एरिया जिसमें आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की है, क्रॉप आपने उगाया, उसी को बोलते हैं बेटा नेट सोन एरिया। पूरे ईयर में, पूरे भारत में जितनी ज़मीन पर एग्रीकल्चर या क्रॉप जहाँ पे उगी हुई है, उगा रहे हैं, उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। ओके, आगे देखो। सर मतलब कोई कोई सी भी लैंड हो जहाँ पे है ना रेगुलर फार्मिंग हो रही हो, वहाँ उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। पूरे ईयर में बेटा, पूरे ईयर में जितनी ज़मीन पे वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए उस ज़मीन को यूज़ किया गया है या फिर क्रॉप वहाँ पे उगाया गया है, उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। ओके, एक पूरे ईयर का देखा जाता है उसमें। इसके बाद में आता है फेलो लैंड। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था भी एग्जांपल, नेट सोन एरिया जो है उसमें आधा एरिया जो इधर वाला था ना, ये एरिया इसमें क्या है एग्रीकल्चर में काम में आया, लेकिन ये जो बाकी जो बच गया ना बेटा, ये वाला जो एरिया, अब इसमें कुछ भी उगाया नहीं है, तो ये जो छोड़ दिया गया, मतलब कि फर्टाइल तो है, ये जमीन इसमें आप क्रॉप उगा सकते हो जमीन में, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे इस एरिया को ड्रॉप कर दिया, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने इसको छोड़ दिया। तो इसको बोलेंगे फैलो लैंड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फैलो लैंड। एग्रीकल्चर की जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में इस पे कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की गई है, तो इसको बोलेंगे फैलो लैंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड, द लैंड विच इज कंटिन्यूसली अंडर कल्टीवेशन इज टर्म्ड एज कल्टीवेटेड लैंड। देखो, अभी आपके पास में जो एरिया है, जैसे इतना पूरा एरिया है, अब उसमें से जो एरिया जिसमें आप कंटिन्यूस जो है ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, अब वो पूरा एरिया हो सकता है या फिर उसका पर्टिकुलर कोई छोटा सा एरिया हो सकता है। ऐसा होना चाहिए कि जिसपे आप कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर वहाँ पे ग्रो कर रहे हो, कोई ना कोई फसल आप वहाँ पे उगा रहे हो, उसको बोलेंगे कल्टीवेटेड लैंड। ओके, चलो Yes, आगे sir. देखो। कल्टीवेबल वेस्ट। कल्टीवेबल वेस्ट क्या होता है? कल्टीवेबल वेस्ट इज द लैंड विच हैज रिमेन्ड वेस्ट फॉर ईयर्स together because it has become infertile or eroded but can be brought under plow again by using modern techniques। देखो, इसको आप डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, आपके पास इतनी ज़मीन है, ये आपके पास कोई खेत है। ओके, अब इस खेत में आपने क्या किया, इतना सा रीजन, ओनली ये जो रीजन है, ये आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काम में लिया। कई सालों तक आप क्या करते रहे, इस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते रहे, और बाकी जो एरिया है उसको आपने बाहर छोड़ दिया, मतलब उसको उस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप। अब जब आप इस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? जिस पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? बताओ मुझे, कल्टीवेट अभी पढ़ा के आए हो बेटा? फेलो लैंड, फैलो लैंड बोलेंगे उसको। जिस पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसको बोलेंगे फैलो लैंड। अब काफ़ी साल हो गए, कम से कम भी 10-15 साल यहाँ पे हो गए, तो ये जो रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला जो रीजन है, इस पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब होगा क्या बेटा, जब आप किसी रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो ज़मीन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और उस पे जो है बिल्कुल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो कि एक ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं, वो उसमें धीरे 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 कम होने लगते हैं, और एक टाइम आता है कि वो जो लैंड है, ये जो फैलो लैंड है, ये इनफर्टाइल बन जाता है। यहाँ पे कोई भी फिर आप अगर कोई कुछ फसल अगर आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे नहीं होगी। ये क्या बन गया? एक इनफर्टाइल लैंड बन गया। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम हो गए, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे ये एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है ये नहीं कर पा रहे हो। ओके, यस सर। तो होगा क्या, जब यहाँ पे ये इनफर्टाइल हो गया, तो ये जो इनफर्टाइल जो लैंड है, ये जो इनफर्टाइल लैंड है, इसमें किसकी वजह से, इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होंगे। अब अगर वो कम हो गए, तो उनको आप आर्टिफिशियली डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसी कोई टेक्निक का यूज़ करके, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके आप इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस से डाल सकते हो। तो ऐसी कोई ज़मीन
जिस पे मतलब मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके उसको वापस से एग्रीकल्चर करने के लिए, उसके लायक बनाने के लिए, उस लैंड को बनाने के लिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसको बोलेंगे कल्टीवेबल कल्टीवेबल वेस्ट। वेस्ट। कल्टीवेबल वेस्ट बोलेंगे उसको। ओके, उसके बाद में आता है वेस्टलैंड। नेक्स्ट जो है वो है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या होता है? देखो, आपने अभी बताया जो फैलो लैंड था, अब वो फैलो लैंड ऐसा हो गया कि उस पर कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो सकती, तो उसी को क्या बोल देंगे? वेस्टलैंड। जिस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेस्टलैंड। नहीं हो सकती है, कारण क्या हो सकते हैं? कारण दो ही हो सकते हैं, या तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या फिर वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, या फिर वहाँ पे हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फसल के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं होगी और उसको बोलेंगे वेस्टलैंड। इसको कल्टीवेबल वेस्टलैंड बना सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेंशियल होता है। ओके, आया समझ में? दोनों एक दूसरे यस के सर। स्टेज बाय स्टेज में चलेंगे। पहले क्या बनेगा? कोई लैंड अगर आपने उसको छोड़ दिया, अगर आपने उसको उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या बनेगा? वो सब फेलो लैंड बनेगा। फैलो लैंड बनेगा। सेकंड स्टेज में आपने उसको 2-4 साल और छोड़ दिया, मतलब कि वहां पे आप कुछ भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बेटा वो क्या बन जाएगा फिर बाद में? वेस्टलैंड। वेस्टलैंड। और इसी वेस्टलैंड को टेक्निक से अगर आप फ्यूचर या फिर मॉडर्न टेक्निक से अगर आप इसको वेस्टलैंड को कन्वर्ट कर दो तो वापस से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये क्या बन जाता है? कल्टीवेबल वेस्ट। स्टेज होती है अलग अलग, उसी जमीन को आप कैसे भी समझ सकते हो। ओके, आया समझ में? कैसे इसमें स्टेज बाय स्टेज जो यस है सर। एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका यूज के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यस सर। पास्चर्स। आपने ये नाम देखा होगा या आपने ये जगह देखी होगी पास्चर्स। पास्चर्स बेटा कुछ भी नहीं है, ये होते हैं पशुओं के चरने के लिए जो चरागाह होते हैं ना, मतलब कि कोई माउंटेन है उसके ऊपर जो है, अभी जैसे बरसात हो रही है तो उसके ऊपर कुछ घास फूस जो है उगाया है और उसको यूज कर रहे हैं पशु अपनी मतलब चरने के लिए, तो उसको बोलेंगे पास्चर लैंड। इसके बाद में देखो यस सर। ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपको पता होगा कि पानी जो है वो ट्यूबवेल से आप जमीन से बाहर निकालते हो, तो जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर। ये कहीं ग्राउंड पे, वाटर। ये हो सकता है कि कहीं पे कुछ मीटर नीचे हो, या हो सकता है कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा आपको डिग करना पड़े तब जाके ग्राउंड वाटर आपको मिले। ओके, तो इसके थ्रू आप वेल्स या ट्यूबवेल्स या हैंडपंप के थ्रू आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जमीन से। इसके बाद में है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो कि आप अपने आसपास में देखते हो, कैसे कैसे फॉर्म में देखते हो? लेक्स हो सकती है बेटा, वो या तो लेक्स हो सकती है, तालाब, या फिर वो कोई रिवर हो सकती है, या फिर वो कोई पॉन्ड हो सकता है, या फिर आपके आसपास में कोई जैसे अगर आप लद्दाख रीजन में जाओ तो वहाँ पे बेटा ग्लेशियर है। ग्लेशियर के फॉर्म में जो है वो वाटर है वहाँ पे स्टोर किया, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टोर है, वो बर्फ की तरह जमा हुआ है वो पानी। तो वो क्या है बेटा? जो सरफेस के ऊपर, जो अपनी क्रस्ट के ऊपर जो आपको दिखता है पानी या फिर जो स्टोर है, उसी को क्या बोल देंगे? सरफेस वाटर। कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्स हो सकती है, स्टीम्स हो सकता है, या फिर फ्रोजन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आइसबर्ग के फॉर्म में हो सकता है, आइस के फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाता, इन सब को किस में काउंट कर लेंगे अपन? सरफेस वाटर में काउंट कर लेंगे। ओके, सरफेस वाटर। इसके बाद में आता है क्यूबिक मीटर। ये एक यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है। तो कैसे देखेंगे इसको? देखो, द स्पेस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर थिक इज नॉन एज क्यूबिक मीटर। चलो इसको समझने के लिए एक बार रुको, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, मुझे बताओ, आपने क्या कभी लूडो खेला है? लूडो तो कभी खेला होगा बेटा। यस यस सर। सर। तो लूडो में बेटा जो पासा होता है कुछ ऐसा होता है, वो पासा यस सर। ऐसा होता है ना, वो क्यूब की फॉर्म में होता है। ओके बेटा, तो इसमें यस होता सर। क्या है? उसमें जैसे इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये डिस्टेंस हाइट, ये डिस्टेंस और विड्थ ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों जो इसके डायमेंशन हैं वो तीनों एक पर्टिकुलर यूनिट में होते हैं, सेम यूनिट में होते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? क्यूब बना लेता है।
जब उसके हाइट, विड्थ और जो लेंथ होती है ये तीनों एक सेम यूनिट में हो। जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक सेंटीमीटर की हो या 1 मीटर की हो, ये जरूरी नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है। हाँ देखो, अगर ये जो लेंथ है, अगर ये यूनिट है, अगर ये 1 मीटर की यूनिट है, 1 मीटर इसकी हाइट है, 1 मीटर इसकी विड्थ है और 1 मीटर ही इसकी क्या है, लेंथ है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर। क्या बन जाएगा बेटा ये, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर। अगर ये 2 मीटर का डायमेंशन हो, 2 मीटर इधर, 2 मीटर ये इसकी हाइट और 2 मीटर इसकी विड्थ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 क्यूबिक मीटर। मीटर। 2 क्यूबिक मीटर मतलब आपने इसका क्या है, एक वॉल्यूम आप फाइंड करते हो। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप मेंसुरेशन में क्यूब्स का कैसे आप इसका वॉल्यूम जो है, इसका आयतन जो है वो कैसे निकालते हो। वो एक तरह से क्यूबिक मीटर ही वो फॉर्म में उसका निकलता है। मतलब इसमें कितनी कितनी चीज स्टोर की जा सकती है, कितनी इसमें सामान जो है या कौन सी इसमें मटेरियल जो है वो कितना इसमें आ सकता है, उसी को मेजर करने के लिए क्यूबिक मीटर की एक तरह से यूनिट का यूज किया जाता है। तो आया समझ में क्यूबिक मीटर क्या होता है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद में देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है बेटा। इरिगेशन कुछ भी नहीं है, आप फसलों को पानी देते हो ग्रो होने के लिए, उसी को बोलते हैं इरिगेशन। अब वो इरिगेशन आप हो सकता है कि आपने उसको कुएं से डायरेक्ट आपने पानी दे दिया, तो ये पानी देने का जो तरीका है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फसल तक पानी जाना चाहिए। ये हो सकता है कि आप इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर रहे हो। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फव्वारे का आप यूज कर रहे हो सकता है कि आप इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे हो, बूंद बूंद करके आप उस पौधे को पानी दे रहे हो। ये भी एक तरह से इरिगेशन का मेथड है। इरिगेशन के मेथड कुछ भी हो सकते हैं, अल्टीमेटली पानी जो है वो प्लांट तक पहुंचना चाहिए। ओके, तो इसको बोलेंगे इरिगेशन। आर्टिफिशियली पहुंचना चाहिए मतलब कि आपके द्वारा पहुंचना चाहिए, ह्यूमन इंटरफेरेंस से पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि बरसात हो गई, बरसात से पानी पहुंच रहा है तो उसको इरिगेशन बोलेंगे, नहीं, उसको इरिगेशन नहीं बोलेंगे, आपके द्वारा उसको पानी पहुंचाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब जैसे कि इसके नाम में पता है मल्टीपर्पज, इसका एक सिंगल पर्पज नहीं होगा, इसके बहुत सारे पर्पज होंगे और ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा। जैसे मान के चलो बेटा, ऐसे कोई रिवर जा रही है, ऐसे कोई रिवर जा रही है और आपने यहाँ पे डैम बना दिया, एक आपने यहाँ पे ऐसे एक डैम बना दिया। अब इस डैम का आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, इस डैम का मतलब क्या हो गया, इसके पीछे जितना ही पानी है वो अगर मानसून में मैक्सिमम जो पानी है जो वेस्ट हो रहा था पहले, उसको आपने स्टोर कर लिया, तो ऐसा टाइम जब पानी की जरूरत है फसल को, तो आप यहाँ से फसल को पानी दे सकते हो। फर्स्ट काम तो इसमें क्या हो गया, इरिगेशन में आप इस डैम का यूज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इसमें काम हो गया इरिगेशन। सेकंड है बेटा, ये जो डैम है ना, इसमें आपने मतलब टरबाइन लगा के और यहाँ पे आप क्या हो रहे हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो आप इसमें। ठीक है, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो आपने यहाँ से दो काम किए, एक तो इरिगेशन के लिए पानी बचा लिया, दूसरा आपने यहाँ से इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। दो अलग अलग पर्पज हो गए ना इसके, तो उसको बोलेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें आपने एक प्रोजेक्ट में दो अलग अलग तरह से उसका पर्पज जो है वो चेंज कर दिया। अब ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन से हैं, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने यहाँ पे एक है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट जो है बेटा, ये आपके पंजाब से जो रिवर आ रही है, सतलज रिवर है, तो उसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया है और इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन के लिए पानी स्टोर किया जाता है। ओके, ऐसे ही एक दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर रिवर है बेटा, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक डैम बना के, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्लस एग्रीकल्चर के लिए वहां पे पानी स्टोर किया जाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आप जानते हो, कभी ना कभी आपने कोई ना कोई वाटरफॉल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो टीवी में तो कम से कम देखा होगा। आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है बेटा, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जब ट्रेन गुजरती है तो उसके पास में से एक बहुत बड़ा झरना जो है वो गिरता है। चलो ये नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी बेटा। बाहुबली मूवी में वो जो बाहुबली में भी तो दिखता है ना।
हाँ, बाहुबली में जो शिवा जो है वो शिव जी को अपने कंधे पे उठा के एक वाटरफॉल के नीचे ले जाके रखता है, तो वो क्या है, वो एक वाटरफॉल है जिसके ऊपर से पानी जो है वो ऊपर से आ रहा होता है। ओके, वाटरफॉल समझ में आ गया। इसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है झरना। बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जैसे मैंने भी बताया आपको, एक डैम बनाया आपने और डैम से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो पानी की मदद से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखो, आगे है लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो लैंड है उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, और उसी को बोलेंगे लैंड यूज। एक हो सकता है कि आपने उसका एक छोटा सा एरिया आपने एग्रीकल्चर में काम में लिया, या हो सकता है उसका थोड़ा सा एरिया आपने छोड़ दिया, ऐसे ही खाली छोड़ दिया, थोड़ा सा एरिया आपने एनिमल्स के लिए आपने रख दिया। तो ऐसे आप लैंड का यूज अलग अलग तरह से कर सकते हो, और इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर लैंड का यूज आप किस तरह से करते हो, उसी को बोलते हैं लैंड यूज। आगे है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड, ए पार्ट ऑफ लैंड दैट नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट मीन for use by a large group of people living in the society is called community land। आपने देखा होगा कि कभी जैसे गांव में देखा होगा, तो गांव में बेटा एक कुछ पॉन्ड होते हैं, कुछ पॉन्ड्स होते हैं, और उनको अपने राजस्थान में बोलते हैं जोहड़। क्या बोलते हैं बेटा? जोहड़। तो ये जो होते हैं ना, ये कम्युनिटी लैंड होता है। इस पे किसी एक का अधिकार नहीं होता, इस पे सभी कम्युनिटी का अधिकार होता है। उस एरिया में रहने वाले, उस आसपास के जो लोग हैं, वो सारे उस पे अधिकार रखते हैं, और वहाँ पे अपने पशुओं को नहलाना या फिर वहाँ पे पानी पिलाना, वो सारी चीज़ उसको यूज कर सकते हैं वो सभी लोग। ओके, तो ऐसे उसको बोलते हैं कम्युनिटी लैंड, जिसपे सभी लोगों का अधिकार है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का अधिकार नहीं है। इसके बाद में है वेदरिंग। देखो, वेदरिंग जो है ये सॉइल जो बनने की जो प्रोसेस है उसी का एक पार्ट है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जैसे ऐसे कोई रोक है, ऐसे कोई रोक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे इसमें हो सकता है कि कुछ भी रीज़न हो कि ऊपर से जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, तो हवा की वजह से हो सकता है कि कट कट के यहाँ से ऐसे कट कट के ऊपर से कटती जाए, और यहाँ से कट के ये हवा के द्वारा कहीं और ले जाई जाए, या हो सकता है कि पानी की वजह से ये कट के यहाँ से कहीं और ले जाई जाए। तो इसको बोलते हैं बेटा वेदरिंग। जब किसी भी एक मतलब एयर से या फिर बाद में वाटर से एक पर्टिकुलर रॉक होगी, उसका कटाव होगा और वो कहीं और चली जाएगी, और वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका देखो यहाँ से इरोजन हुआ, कहीं और जाके उसका डिपोजिशन हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। ओके, ये जो रॉक कटी है इसको नहीं, इस पूरी प्रोसेस को जिसमें इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? वेदरिंग। नेक्स्ट है मल्चिंग। देखो, जब कभी बहुत तेज बरसात आती है या बहुत तेज आंधी आती है, होता क्या है, जैसे कोई ट्री है, ऐसे कोई ट्री है आपके पास में, मान के चलो कोई नीम का ट्री है, ठीक है। अब होगा क्या, बहुत तेज आंधी आएगी या बहुत तेज तूफान आएगा, तो इसकी पत्तियां जो है बेटा ये नीचे टूट के यहाँ पे नीचे गिर जाएगी जमीन पे, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे ऐसे यहाँ पे ये गिर गई। अब होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ से किसी ने हटाई नहीं है इन पत्तियों को, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो नीचे गिरी हुई जो पत्तियां हैं वो क्या होगी, धीरे धीरे डिके स्टार्ट होगा इनका, ये गलना स्टार्ट होगी, सड़ना स्टार्ट होगी, और ये क्या होगी, ये इस पूरी प्रोसेस में धीरे धीरे गल के ये खाद बना के और बिल्कुल यहाँ की लैंड में ही मिल जाएगी, इसके नीचे का जो लैंड है ना इसी में मिल जाएगी। ऐसा प्रोसेस किस में होता है? अक्सर ऐसा प्रोसेस होता है आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि मल्चिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि वहीं का ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब वहीं के कोई प्लांट्स वगैरह हैं उन्हीं का ऑर्गेनिक मैटर है, वहीं के कुछ पेड़ पौधे की कुछ पत्तियां हैं वो सारी क्या है नीचे गिर गई, और वहां से वो डीके स्टार्ट हुआ, गलना सड़ना स्टार्ट हुआ, और वो वहीं पे बिछी हुई है। और उसी से क्या होता है, मल्चिंग से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो मिलता है, इससे वहाँ का जो लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाता है। क्योंकि ये जो खाद जो होती है ना बेटा, जो कि ऑर्गेनिकली मतलब बनती है, ऑटोमेटिकली जो बनती है ये ऑर्गेनिक मैटर से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। और फॉरेस्ट में तो कोई खाद डालने जाता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर जो फील्ड होते हैं उसमें आर्टिफिशियली डाली जाती है खाद, तो वो जो है उसको वहाँ पे डाला जाता है, लेकिन फॉरेस्ट में तो कोई डालने नहीं जाएगा वो खाद को,
तो फॉरेस्ट में ऑटोमेटिकली मल्चिंग की प्रोसेस से वहाँ पे खाद बनती है और उस जमीन को फर्टाइल बनाती है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। Yes, sir. सर चलो आगे देखते हैं। टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ माउंटेन्स हैं, ऐसे कुछ माउंटेन है बेटा। माउंटेन जो है ऐसे स्लॉप में होते हैं, ऐसे ढाल में होते हैं ना। अब होगा क्या कि Yes, जैसे sir. आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे या फिर हिमालय रीजन में जाओगे, उसमें क्या है बेटा, ऐसे माउंटेन के ऊपर ऐसे पूरे गांव बसे हुए हैं। अब उनको जो है खाने के लिए एग्रीकल्चर तो कल्टीवेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो खाएंगे क्या। तो होगा क्या बेटा, ऐसे जो माउंटेन होते हैं उसमें ऐसे स्लोप होता है। अब होगा क्या, यहाँ पे इसको, ये माउंटेन को कुछ पार्ट ऐसे इसको काटेंगे और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे सीढ़ी की जैसे, ऐसे। जैसे हनुमान जी के बन रखे हैं। नहीं नहीं, हनुमान जी के बन रखे वो चीज़ नहीं है ये। ऐसे अभी इस, आपने तो बोला ऐसे बन जाता है, तो ऐसे तो उनके ही है। ऐसे फ्लैट सरफेस, थोड़ी आगे चलेंगे फिर फ्लैट सरफेस, फिर थोड़ी आगे चलेंगे फिर फ्लैट और तो सरफेस। सर वो सीढ़ी है ना, तो हनुमान जी की सीढ़ी ऐसे तो है। वो बाहर दूर से दिखती है बेटा, वो ऐसे है नहीं, दूर से दिखती है वो ऐसे। दिखते हाँ, तो- ऐसा फ्लैट सरफेस बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर बाद में खाई आएगी, फिर नीचे थोड़ा सा फ्लैट सरफेस, फिर थोड़ी सी खाई आएगी, फिर थोड़ा सा फ्लैट सरफेस। अच्छा आपने देखा होगा बेटा, चाय बागान देखे हैं आपने, चाय बागान। अरे बेटा टी प्लांटेशन। ये देखिए, हाँ देखिए सर, कल एसएसटी की चैप्टर पढ़ी थी ना, उसके अंदर थी हाँ, छोटी छोटी जो छोटी। चाय बागान होता है ना, तो टी प्लांटेशन ऐसे होता है बेटा, वो ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस, फिर बाद में खाई, फिर थोड़ा सा फ्लैट सरफेस, फिर थोड़ा सा खाई। हाँ, ऐसे- तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। देखो आपने यहाँ पे छोटा सा टेरेस बनाया, इसके ऊपर फार्मिंग की, फिर थोड़ा सा आगे आके आपने टेरेस बनाया, इसके ऊपर फार्मिंग की, फिर थोड़ा सा आगे टेरेस बनाया, इस पे फार्मिंग की। आया समझ में। सर टेरेस तो ऊपर होता है ना सर, बिल्कुल इस, नीचे थोड़ा बिल्कुल ये भी तो टेरेस ही बनाया ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर अंजनी, टेरेस लाइक बनाया, ये हाँ टेरेस टेरेस थोड़ी ना जैसा बनाया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप देखोगे तो इसको टेरेस के जैसे दिखेगा आपको, यहाँ पे अगर खड़े हो तो ये भी आपको टेरेस के जैसे दिखेगा। है। हनुमान जी का भी दिखता है सर, फिर तो वो भी तो जैसा ही दिखता है। हाँ वो जैसा दिखता है, लेकिन वहाँ पे फार्मिंग के लिए नहीं है बेटा, वो तो सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, फार्म के लिए होना चाहिए। हाँ चलो आगे देखो। इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है आपने एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह के क्रॉप आपने उगाए। जैसे ये एक पूरा खेत है, एक पूरा खेत है। अब इसमें क्या किया आपने, इस तरह से बेटा खेत ऐसे ऐसे तो बनता है ना। जब खेत में कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है तो ऐसे लाइनिंग में होती है ना, या ऐसे थोड़ा ना कि हाँ, ऐसे सर। बीज डाल दिया फेंक दिया, मैंने स्कूल के बाहर देखा था, ऐसे ही थी। ऐसे लाइनिंग होती है ना। जब कभी भी कोई अलग खेत अलग होता है, पोर्शन के लिए हाँ डिवाइड करते हैं। हाँ, तो ऐसे लाइनिंग में उसमें क्या होता है, कुछ एक फसल वहां पे उगाई जाती है। अब हुआ क्या, आपने एक लाइनिंग ये बना दी और दूसरी लाइनिंग आपने इसके ऊपर ऐसे क्रॉस में बना दी। आलू। एक फसल हर दूसरी एक है, फसल के- अरे बेटा हर एक एक plant फसल के- दूसरी है, दूसरी फसल दूसरी है, कैसे है समझो आप इसको। एक क्रॉप के साथ में आपने दूसरी क्रॉप को वर्टिकली उगाया है, इसको बोलेंगे क्या, इंटरक्रॉपिंग। ओके। इंटरक्रॉपिंग का मतलब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको वर्टिकली ही आप इसको इस तरह से काटो। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने एक लाइन तो उगाई है आपने कोई फसल की, फिर दूसरी लाइन आपने उगाई है दूसरी फसल की, फिर वापस से पहली फसल, फिर दूसरी फसल। ऐसे लाइनिंग में जो उगती है ना, मतलब एक क्रॉप, एक फील्ड है, उसमें एक टाइम में आप दो क्रॉप या उससे ज्यादा क्रॉप जो है ग्रो कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ओके, मतलब उसमें कम से कम दो अलग अलग फसल होनी चाहिए। आया समझ में। सब फ्लावर्स के भी तो होते हैं ना ऐसे, मतलब हाँ फ्लावर्स की कुछ जो कुछ खेती जगहों पर। होती है, फ्लावर्स की जो खेती होती है वो इंटरक्रॉपिंग ही होती है मैक्सिमम। ओके चलो आगे देखो। काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होती है, चलो प्लोइंग का मतलब क्या होता है। प्लोइंग का मतलब होता है बेटा, टीलिंग और सर क्या? लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल। हाँ हाँ तनु बताओ। सर टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। वेरी गुड, टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। अब आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। प्रैक्टिकली कब देखोगे, जब बेटा रेन स्टार्ट होती है ना, जब भी आपके आसपास में खेतों में देखोगे रेन स्टार्ट होगी, रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है, उससे पहले क्या होता है कि खेत को जो है बिल्कुल उसकी जमीन को ऐसे खोद के और बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे उसको खोद के छोड़ दिया जाता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं प्लोइंग। आगे देखो, काउंटर प्लोइंग मैं बता रहा था,
तो प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर और ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन ए स्लोप इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे कोई खेत, ऐसे कोई माउंटेन है, इसके ऊपर आपको टेरेस बनाना है। तो बेटा टेरेस बनाने के लिए ऐसे होगा ना, ऐसे कुछ बनाओगे आप, यहाँ पे ऐसे कुछ, एक आप टाइप ऐसे कुछ बनाओगे। तो यहाँ पे देखो इसका पानी, ये स्लॉप तो यहाँ पे भी है, तो इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे आपने इसके थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिया इसको, मतलब मिट्टी डाल दिया आपने इसको, और इसी को बोलते हैं काउंटर फ्लोइंग। इसका मतलब क्या कि यहाँ से इसके नीचे पानी नहीं आएगा आगे, और यहाँ से इसके नीचे पानी आगे नहीं आएगा, इसका पानी यहीं पे रह जाएगा, इसका पानी यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ पे आपने इसको ऐसे मिट्टी डाल दी तो इसका पानी यहीं पे रह जाएगा। इसको बोलते हैं काउंटर फ्लोइंग। आपने मिट्टी डाल के उस पानी को वहीं पे होल्ड करने के लिए एक बैरियर बना दिया, और उसी को बोलेंगे काउंटर फ्लोइंग। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? रोज ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड इन सर्टेन एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। देखो आपने देखा होगा बेटा, ऐसे कुछ खेत होते हैं, और खेत के जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे ऐसे पैरेलली आपको देखने को मिलेगा कुछ पेड़ ऐसे लगे होते हैं उसके बाउंड्री पे। कोई एक बाउंड्री पे आपको ऐसे पेड़ लगे होंगे। ये कुछ जरूरी नहीं है बेटा चारों तरफ लगे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में लगे हुए मिलेंगे, एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे लगे हुए मिलेंगे। जैसे इसके इस तरफ लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं ये? क्योंकि ये हो सकता है कि बेटा इसके पीछे से विंड आती हो, और उसकी वजह से ये जो क्रॉप इस खेत में उगाई जाती है उसको नुकसान हो रहा है। आगे देखो वाटर साइकिल आपने पढ़ा था। वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था कि कैसे वाटर इवोपरेट होता है, उसके बाद कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट होने के बाद पर्सिपिटेशन होता है, उसके बाद पर्सिपिटेशन के बाद में क्या होता है, नीचे उसमें परकोलेशन होता है। अच्छा, मैंने जितने वर्ड बताए सबके एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे सबसे पहले बेटा ऐसे कोई पॉन्ड है, वहां से पानी हवा में वाष्प बन के उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर बन के उड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, आगे ऊपर जाएगा हवा में और ऊपर बादल बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। वो रेन करेगा, फिर उसे प्रेसिपिटेशन। हाँ, कंडेंसेशन के बाद में क्या ये रेन करेगा, और रेन करेगा तो रेन जब होती है उसको क्या बोलेंगे? पर्सिपिटेशन। और फिर सर वो जो रिवर्स में कहाँ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। और पर्सिपिटेशन के बाद में ये पानी आ गया जमीन के ऊपर आ गया बेटा। आप देखते हो बारिश के थोड़ी देर बाद में पानी जो है जमीन के नीचे चला जाता है, जमीन के अंदर नहीं, अंदर चला जाता है जमीन के अंदर। जब वो अंदर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन। सर क्या बोलेंगे? कलेक्शन या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन क्यों बोल सकते हैं? वो तो एब्जॉर्ब कहाँ कर रहा है? अच्छा, अरे सोख ले रही है ना वो जमीन, वो सोइल जो है उस पानी को सोख ले रही है। तो ये यहाँ पे नीचे चला गया और नीचे जाके एक्वेफायर में इकट्ठा हो गया। एक्वेफायर पता होता है ना क्या होता है? जमीन के अंदर पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं क्या? एक्वेफायर। जहाँ से हाँ ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, एक्वेफायर भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? एक्वेफायर में तो स्टोर होता है बेटा। लास्ट इसमें है स्टेप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप सर मैं बताऊंगी। अरे बेटा रुक जाओ आप। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे रेन हो रही है, आपके छत पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, छत के ऊपर जो पानी आ रहा है रेन की वजह से, उस पानी को आपने कहीं एक टैंक में स्टोर कर लिया, और उसी को बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब आपने रेन के वाटर को बचा लिया, हार्वेस्ट कर दिया उसको एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे की जाती है, क्या की जाती है, ये आप आगे इस चैप्टर में देखोगे। ओके, तो ये जो है ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये अगर आपको पता है तो ही आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। आपका कल का होमवर्क यही है, आपको इन सारे टर्म्स को एक बार फिर से रीड करना है, रिवाइज करना है और समझना है। समझ में नहीं आए तो अपना रिवीजन का जो वीडियो है वहाँ से आपको इसको रिवाइज कर लेना है। ओके, आज की क्लास में इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल अपन पढ़ेंगे इसमें लैंड रिसोर्सेज, जिसमें अपन अर्थ और लैंड के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।